तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो पिछले लेक्चर में हमने जो कुछ सीखा उसको हम थोड़ा सा समराइज़ कर देते हैं कंक्लूजन्स के रूप में। तो हमने देखा डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 कि जब भी मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन 1 होगा, इसका मतलब ये होगा कि वो इमेज जो फॉर्म हो रहा है वो इमेज मैग्नीफाइड है। वो इमेज कैसा है? मैग्नीफाइड है। जब कभी मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड मच ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका मतलब है कि वो इमेज हाईली मैग्नीफाइड होगा। इमेज कैसा होगा? हाईली मैग्नीफाइड। सिमिलरली, अगर मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 हुआ, इसका मतलब है कि इमेज जो है वो सेम साइज़ का होगा एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कि अगर मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड लेस देन 1 हुआ तो इसका मतलब है कि इमेज जो है वो इमेज विल बी डिमिनिश्ड, यानी छोटे साइज़ का इमेज होगा। सिमिलरली, अगर मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड मच लेस देन 1 हुआ तो इसका मतलब है कि वो जो इमेज तैयार होगा वो हाईली डिमिनिश्ड होगा, मतलब बहुत ही छोटा होगा। ठीक है। तो ये 5 केसेस हो गए मैग्नीट्यूड के बारे में। और अगर हम मैग्नीफिकेशन के साइन की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो साइन के हिसाब से अगर हम देखें तो अगर मैग्नीफिकेशन का साइन पॉजिटिव है उसका साइन, तो इसका मतलब है कि वो इमेज कैसा है? इमेज इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है। और यही अगर मैग्नीफिकेशन का साइन नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि इमेज कैसा है? रियल एंड इन्वर्टेड। यानी मैग्नीफिकेशन के साइन से हमको इमेज के नेचर का पता चल जाता है। व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ नथिंग बट द नेचर ऑफ द इमेज। दिस रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ द इमेज। दिस रिप्रेजेंट्स द नेचर ऑफ द इमेज। और ये चीज़ें क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं? ये चीज़ें इमेज का साइज़ रिप्रेजेंट कर रही हैं। यानी मैग्नीफिकेशन का मैग्नीट्यूड जो है वो साइज़ रिप्रेजेंट करता है और मैग्नीफिकेशन का साइन जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो नेचर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो इसी बात को मैं लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि मैग्नीफिकेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो रिप्रेजेंट करता है इमेज की साइज़ को, और मैग्नीफिकेशन का जो साइन है वो रिप्रेजेंट करता है इमेज के नेचर को। तो ये साइज़ ऑफ इमेज लिख देता हूँ मैं और ये नेचर ऑफ इमेज लिख देता हूँ मैं। तो इस तरह की बात है डियर स्टूडेंट्स। तो उम्मीद है कि ये सारे कंक्लूजन्स आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है। मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके ये सारे कंक्लूजन्स जो हैं आप कॉपी डाउन कर लें डियर स्टूडेंट्स। थोड़ा सा टाइम देता हूँ मैं आपको। तो अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। आओ देखते हैं, यहाँ कुछ सवाल हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। आओ पढ़ते हैं पहला सवाल। पहला सवाल कहता है कि अ मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, विच मिरर इज इट? सवाल आपको समझ में आ रहा है? अ मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, विच मिरर इज इट? बताइए ये कौन सा इमेज है, कौन सा मिरर है ना? 3 ऑप्शन है आपके पास, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। इन तीनों में से वो कौन सा मिरर होगा? तो डियर फ्रेंड्स, आओ देखते हैं आपको क्या लगता है क्या है। चलो देखते हैं आपको जो लगता है वो सही है या गलत। तो देखो, इमेज कैसा है? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल और इरेक्ट, जो वर्चुअल होगा वो नेचुरली इरेक्ट भी होगा, यानी ये तो नेचुरली एक साथ एग्जिस्ट करेंगे।
साथ ही साथ वो मैग्नीफाइड भी है। ये कहाँ हो सकता है डियर स्टूडेंट्स? क्या ये कॉन्वेक्स मिरर में हो सकता है? नहीं, कॉन्वेक्स में दो ही केसेस होते हैं और दोनों केसेस में इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और छोटे साइज़ का होता है। इसका मतलब है कि ये मिरर कौन सा मिरर होगा? मतलब वो कॉनकेव मिरर होगा। कॉनकेव मिरर का आखिरी वाला केस, कॉनकेव मिरर का छठा केस आपको याद होगा डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पे वर्चुअल, इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज बनता है ना? यस। पर यही अगले सवाल में पूछा गया है कि अ मिरर विच फॉर्म्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ भी वर्चुअल इरेक्ट की बात हो रही है, पर यहाँ पे डिमिनिश्ड, छोटे साइज़ की बात हो रही है। तो वर्चुअल और छोटा साइज़ मतलब कौन सा मिरर बोलो? कॉन्वेक्स मिरर, है ना? और वर्चुअल और बड़ा साइज़ यानी मैग्नीफाइड इमेज, इसका मतलब वो कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। यानी कॉन्वेक्स भी वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, कॉनकेव भी वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है, पर कॉनकेव का वर्चुअल इमेज हमेशा मैग्नीफाइड है और कॉन्वेक्स का वर्चुअल इमेज हमेशा डिमिनिश्ड है। ठीक है, यस। तो उम्मीद है कि ये दोनों सवाल के जवाब आपको समझ में आए होंगे। तीसरा सवाल देखते हैं। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी है। तीसरा सवाल है कि विच मिरर कैन फॉर्म रियल इमेज फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट। विच मिरर कैन फॉर्म रियल इमेज फॉर अ रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज कौन सा मिरर बना सकता है ना? तो चलो आप बताओ इसका आंसर क्या लगता है आपको क्या लगता है डियर स्टूडेंट्स? गेस कीजिए आप। तो चलो मैं आपको बताता हूँ। तो इसका सही जवाब है डियर स्टूडेंट्स कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? देखो हमें क्या चाहिए? हमें रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज चाहिए। ठीक है, तो आओ चलते हैं कॉनकेव के केस में। कॉनकेव तो मैंने आपको पढ़ाया है ना। चलो कॉनकेव में चल रहे हैं हम। कॉनकेव का हम कोई सा भी केस देख सकते हैं। मान लो केस नंबर 4 देखो, केस नंबर 4 आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। केस नंबर 4 में क्या हो रहा है? ये ऑब्जेक्ट कैसा ऑब्जेक्ट है? रियल ऑब्जेक्ट है। और ये कैसा इमेज है? रियल इमेज है। इस इमेज को मैं रियल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि रेज एक्चुअल में मीट हुई हैं तब जाके ये इमेज तैयार हुआ है, इसीलिए वो इमेज कौन सा इमेज है? रियल इमेज है। अच्छा, इस ऑब्जेक्ट को मैं रियल ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वहाँ से रेज एक्चुअल में डाइवर्ज हो रही हैं। रियल ऑब्जेक्ट का आप डेफिनेशन पढ़ सकते हैं डिस्टेंस में, आपको स्टार्टिंग में लिखा के दिया था। रियल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज, इन चारों का डेफिनेशन आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। आप वहाँ जाके नोट्स खोल के क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये रियल ऑब्जेक्ट है और ये जो हमारा इमेज है ये रियल इमेज है। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज मिला। यही नहीं, इसके ऊपर वाले केस में भी वही है ना? इसके नीचे वाले केस में भी 5 नंबर में भी वही है और इवन पहले केस में भी वही हो रहा है, रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज मिल रहा है। दूसरे केस में भी वही हो रहा है, यहाँ भी रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमको रियल इमेज मिल रहा है। तो पहले से लेकर के 5वें केस तक रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज मिल रहा है। छठे केस में क्या हो रहा है? ये रियल ऑब्जेक्ट के लिए हमको कैसा इमेज मिल रहा है? वर्चुअल इमेज मिल रहा है। ऑब्जेक्ट रियल है, इमेज वर्चुअल है। ठीक है। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर क्यों नहीं हो सकता इसका आंसर? क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर में डियर स्टूडेंट्स ये कैसा ऑब्जेक्ट है? ये ऑब्जेक्ट तो रियल है, रियल ऑब्जेक्ट है ये, पर ये इमेज कैसा इमेज है? ये वर्चुअल इमेज है। बात समझ में आई डियर स्टूडेंट्स? तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज मिला क्या यहाँ? नहीं, रियल ऑब्जेक्ट के लिए तो वर्चुअल इमेज मिला। तो कॉन्वेक्स के दोनों केसेस में, ऊपर वाले केस में भी रियल ऑब्जेक्ट है, जहाँ कहीं भी होगा वो रियल ऑब्जेक्ट होगा, जिसके लिए हमको क्या मिला? एक वर्चुअल इमेज मिला। बात समझ आ रही है डियर स्टूडेंट्स आपको? तो कॉन्वेक्स में क्या आपको रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज मिल सकता है? नहीं, कॉन्वेक्स के 2 ही केस हैं और इन दोनों केस में हमको रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज तो नहीं मिल रहा, रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज मिल रहा है ना डियर स्टूडेंट्स? तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। ठीक है, तो हमारा आंसर हमें मिल गया। कहाँ गया हमारा? हाँ, ये रहा। तो कॉनकेव मिरर इज़ आवर आंसर। कॉनकेव मिरर इज़ आवर आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये तीनों सवाल और तीनों सवाल के जवाब आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत अच्छी बात है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले मैं चाहूँगा कि आप पॉज करके ये स्लाइड कॉपी डाउन कर लेंगे। मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ आपको।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपने एक कॉपी डाउन कर लिया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब बात आ गई मैग्नीफिकेशन की। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले ही बार बोला था कि हम मैग्नीफिकेशन के बारे में डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे। तो अब हम थोड़ा सा बारीकी से देखने वाले हैं मैग्नीफिकेशन एंड इट्स टाइप्स। ठीक है, तो देखो जब हम मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं तो उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया डियर स्टूडेंट्स। एक को हम बोलते हैं लीनियर मैग्नीफिकेशन और दूसरे को हम बोलते हैं एरियल मैग्नीफिकेशन। ठीक है, अभी लीनियर मैग्नीफिकेशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, लेंथ में या तो लेंथ बढ़ जाती है या लेंथ घट जाती है, यानी वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए होता है। लीनियर मैग्नीफिकेशन किसके लिए होता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन 1D ऑब्जेक्ट्स के लिए होता है। कैसे ऑब्जेक्ट्स के लिए, 1D ऑब्जेक्ट्स के लिए। एरियल मैग्नीफिकेशन 2D ऑब्जेक्ट्स के लिए। जो 2D ऑब्जेक्ट होता है उसका कुछ तो एरिया होता है और उसका एरिया या तो मैग्नीफाई हो सकता है या मतलब या एरिया उसका बढ़ सकता है मैग्नीफाई होके या डिमिनिश होके घट सकता है, यानी एरिया कम ज़्यादा हो सकता है मिरर के मदद से, है ना। तो 2D ऑब्जेक्ट का एरियल मैग्नीफिकेशन होता है और 1D ऑब्जेक्ट का लीनियर मैग्नीफिकेशन, यानी लेंथ बढ़ के दिख सकती है या घट के दिख सकती है, उसी को लीनियर मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये जो लीनियर मैग्नीफिकेशन हमें दिख रहा है इसके अगेन दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट जो है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स और लैटरल मैग्नीफिकेशन, और जो दूसरा पार्ट है उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल और एक्सियल मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो ट्रांसवर्स बोले तो लैटरल मैग्नीफिकेशन क्या है, तो इस केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इस केस में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जैसे फॉर एग्जांपल ये मिरर है, ये मान लो हमारा मिरर है, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है। एक ऑब्जेक्ट को इस तरह से ला के रख दिया तो ये ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसका जो भी मैग्नीफिकेशन होगा, इसका इमेज जहाँ भी फॉर्म होगा, तो इमेज मान लो यहाँ फॉर्म हो गया इस तरह से, तो ये ऑब्जेक्ट था और ये उसका इमेज बन गया। ठीक, तो ये कौन सा मैग्नीफिकेशन हुआ, ये ट्रांसवर्स और लैटरल मैग्नीफिकेशन हुआ, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर रखा गया था। ठीक है, उम्मीद आपको बात समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स। और ये ऑब्जेक्ट कैसा है, ये 1D ऑब्जेक्ट है ना, एक सिंगल लाइन जैसा दिख रहा है ना हमको, हाँ सिंगल लाइन जैसा दिख रहा। दूसरा क्या है हमारा, लॉन्गिट्यूडिनल और एक्सियल मैग्नीफिकेशन। अब इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस बोलो या अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस बोलो, बात एक ही है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जैसे मान लो ये हमारा मिरर है, ठीक, इस तरह से मिरर है, ये सपोज प्रिंसिपल एक्सिस है। अब हम एक ऑब्जेक्ट लेके आए और 1D ऑब्जेक्ट है अभी भी, और इस ऑब्जेक्ट को ऐसा लिटा के रख दिया यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो इसका इमेज भी यहीं पे प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लेटा हुआ मिलेगा कहीं। तो समझ आ रही है बात आपको, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये उसका इमेज है। ठीक, अब इमेज लंबा भी दिख सकता है, छोटा भी दिख सकता है, डिपेंडिंग कि कहाँ पे रखा गया ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इन दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों भी प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग लाई कर रहे हैं, है ना। ऑब्जेक्ट इज लाइंग अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस और यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है डियर स्टूडेंट्स, कौन दोनों में, ट्रांसवर्स यानी लैटरल मैग्नीफिकेशन एंड लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन में क्या डिफरेंस है आपको समझ में आ गया होगा। और सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों में जो ऑब्जेक्ट लिया जाएगा वो 1D ऑब्जेक्ट होगा, यानी यहाँ भी हमको 1D ऑब्जेक्ट लेना है, यहाँ भी हमको 1D ऑब्जेक्ट लेना है। ठीक, और दूसरा है एरियल मैग्नीफिकेशन। एरियल मैग्नीफिकेशन में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम आगे चल के चर्चा करेंगे। अभी फ़िलहाल पहले हम फोकस करेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन के दो टाइप्स। पहले हम इन दोनों टाइप्स को अच्छे से समझेंगे डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद फिर हम एरियल मैग्नीफिकेशन की बात करेंगे। वैसे भी हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन से मैग्नीफिकेशन है,
सबसे इंपॉर्टेंट लैटरल मैग्नीफिकेशन है, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल, एंड लीस्ट इंपॉर्टेंट इज़ एरियल मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम इनके बारे में बात करेंगे। इंटरेस्टिंगली सिंबल सबके लिए सेम है, कोई भी मैग्नीफिकेशन हो जनरली उसके लिए सिंबल हम स्मॉल m ही यूज़ करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, तो इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं चाहता हूँ कि आप पॉज करके ये फ्लो चार्ट कॉपी डाउन कर लेंगे। मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक प्यारा सा टेबल मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप ना वीडियो को पॉज करके ये टेबल कॉपी डाउन कर लेंगे। मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूँ, पहले आप इसको कॉपी डाउन कर लो, फिर मैं इस टेबल का पोस्टमार्टम करता हूँ। ठीक है, पहले आप वीडियो को पॉज करके टेबल कॉपी डाउन कर लो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने एक कॉपी डाउन कर लिया होगा। आओ ज़रा ध्यान से देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लीनियर मैग्नीफिकेशन के दो टाइप्स हमको दिए हैं, एक ट्रांसवर्स यानी लैटरल और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल यानी एक्सियल। ठीक है, तो ये कौन से दो टाइप हैं? ये बेसिकली ये दोनों टाइप्स हम पढ़ रहे हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन के दो टाइप्स ये हम देख रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको ऑलरेडी ये चीज़ें बता चुका हूँ, ये वाली चीज़ आपको बता चुका हूँ, ये चीज़ आपको बता चुका हूँ, उसी चीज़ को उसने लिख के दिया है। आओ देखते हैं लिख के क्या दिया है। तो उसने ट्रांसवर्स यानी लैटरल में लिखा है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन लीनियर मैग्नीफिकेशन इज कॉल्ड एज लैटरल और ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। ठीक है, वही चीज़ जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक, और अब चलो हम दूसरे वाले की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस देन इट्स कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन। ये भी हम ऑलरेडी अभी पढ़ चुके हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब ज़रा फार्मूला पे आते हैं। तो ये है डियर स्टूडेंट्स लैटरल मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला, जो हमने अपने पुराने लेक्चर में देखा था। पुराने मतलब कब? आपको याद दिलाता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा। याद करो डियर स्टूडेंट्स, मैग्नीफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा था। तो क्या पढ़ा था हमने? मैग्नीफिकेशन का फाइनल फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू -v अपॉन u। ये हमने फाइनल फॉर्मूला पढ़ा था। तो ये कौन सा मैग्नीफिकेशन है डियर स्टूडेंट्स? ये बेसिकली हमारा ये जो मैग्नीफिकेशन था ये लैटरल मैग्नीफिकेशन था। लैटरल यानी ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन। ठीक है, जहाँ पे ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। सबसे कॉमन मैग्नीफिकेशन यही है ना। तो इसी चीज़ को, इसी फॉर्मूला को उसने आगे लिखा है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये रहा। तो ये जो आपको फार्मूला दिख रहा है ये वही फार्मूला है। ध्यान से देखो डियर स्टूडेंट्स, बस उसने क्या किया है कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को ही उसने आई अपॉन ओ लिखा है। आई और ओ क्या है? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इतना तक तो आपको मालूम है, इतना आपको मालूम है। पर ये क्या बला है? ये सब कहाँ से आ गया भाई साहब? ये तो हमें कुछ नहीं मालूम, ये तो हम पहली बार देख रहे हैं। तो चलो हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं, देखते हैं कि जो लैटरल मैग्नीफिकेशन है इसके ये सब फार्मूला कहाँ से आ गए। ठीक है, तो अब हम उसके तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके तह तक हम तभी पहुँच पाएंगे जब हम एक और फार्मूला जाने, जो है मिरर फार्मूला। तो आओ हम जानते हैं मिरर फार्मूला को। अब देखो, ये वो फार्मूला है जो आपने बचपन में पढ़ा हुआ है डियर स्टूडेंट्स। वैसे देखा जाए तो इसका डेरिवेशन भी है आपके स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में। आप में से जो इंटरेस्टेड हों वो अपने स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक को रीड करेंगे, वहाँ आपको इस मिरर फार्मूला का डेरिवेशन भी मिल जाएगा। ठीक है, पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैं उसके डेरिवेशन को स्किप कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, और सीधा मैं आ रहा हूँ मिरर फार्मूला। जो फार्मूला उस पर आ रहा हूँ मैं। फार्मूला कहता है 1/v + 1/u इज़ इक्वल टू 1/f। ये आपने फार्मूला बचपन में भी पढ़ा होगा। अब इस फार्मूला में कौन सा टर्म क्या रिप्रेजेंट करता है वो हम जान लेते हैं। आपको मालूम ही है, फिर भी मैं बता दूं कि यहाँ पे v स्टैंड्स फॉर इमेज डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। ठीक है, u स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, है ना। और इस f स्टैंड्स फॉर फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है,
इसमें बस आपको बेसिक बात ये मालूम होनी चाहिए कि फोकल लेंथ बोलो या रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलो, अगर वो मिरर कॉन्केव है तो उसके लिए ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। और फोकल लेंथ बोलो या रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलो, अगर वो मिरर कॉन्वेक्स मिरर है तो उसके लिए ये दोनों चीज़ें क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी। इस बात को हमको ध्यान में रखना है, ठीक। तो इतनी बातें आपके ध्यान में रहेंगी डियर स्टूडेंट्स। अब देखो, इसी मिरर फार्मूला को हम थोड़ा मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इस मिरर फार्मूला को हम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, चलो मैं आपको आगे बताता हूँ हम इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा ये चलो यहीं बता देता हूँ मैं आपको। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखो इसको मैं इस तरह से मॉडिफाई कर रहा हूँ। मैं लिख रहा हूँ 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u, इस तरह से लिख रहा हूँ, ठीक। ये इस चीज़ कैसे लिख रहा हूँ मैं। अब यहाँ पर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा u माइनस f, है ना, मतलब ये ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, ठीक, अपॉन f इंटू यू, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, देखो ये LHS है और ये RHS है, तो रेसिप्रोकल लेता हूँ, इसको भी पलटा दो तो ये v हो जाएगा, और उसको पलटाओ तो वो u इंटू f इंटू यू लिखो या u इंटू f लिखो, बात एक ही है, अपॉन u माइनस f। तो ये हमारा क्या आ गया डियर स्टूडेंट्स, रिलेशनशिप बिटवीन इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये इमेज डिस्टेंस है v और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u। उम्मीद है कि आपको मेरे v और मेरे u में थोड़ा फ़र्क समझ में आ रहा होगा। मैं v कैसे लिखता हूँ, v में ऐसे लिखता हूँ और u ऐसे लिखता हूँ, ठीक है, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है डियर स्टूडेंट्स, ठीक। अच्छा जी, तो इसको याद रखने का मेथड वुफ उफ, वुफ उफ, बात समझ में आ रही है डियर स्टूडेंट्स आपको। हैं, कुत्ता कैसे भूखता है, वुफ उफ, है ना, सो नाइस, है ना। और एक बात ये याद रखनी है कि मिरर फार्मूला में यहाँ प्लस साइन होता है, तो क्योंकि यहाँ प्लस साइन होता है तो यहाँ कौन सा साइन होगा, माइनस, उसका उल्टा। यानी अगर यहाँ प्लस साइन है तो यहाँ कौन सा साइन होगा, माइनस साइन होगा। ये माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि हमने इस टर्म को उधर भेजा था, इसीलिए माइनस साइन आ गया था, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आपको ये याद रहेगा, वुफ उफ, ये टाइम बचाता है थोड़ा सा, इमेज डिस्टेंस जब निकालना होता है ना तो बहुत टाइम बचाता है हमारा। हाँ, अब हमें क्या करना है, साइन के साथ वैल्यूज़ पुटअप करनी है। अब चाहे हम मिरर फार्मूला यूज़ करें या चाहे हम ये वाला फार्मूला यूज़ करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको साइन के साथ वैल्यूज़ रखनी है। यानी अगर मान लो हमको क्वेश्चन में u दिया हुआ है और f दिया हुआ है और v फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। इस फार्मूला में u और f साइन के साथ पुटअप कर देंगे तो हमको v ऑटोमेटिक साइन के साथ मिल जाएगा। जो अननोन चीज़ है उसका साइन पुटअप नहीं करना, बस जो नोन चीज़ें हैं उसका साइन पुटअप करो, तो जो अननोन है वो हमको साइन के साथ मिल जाएगा, ठीक। सेम केस यहाँ भी होगा डियर स्टूडेंट्स, मिरर फार्मूला में भी। यहाँ भी अगर u हमको मालूम है तो u का वैल्यू साइन के साथ पुट कर दो, f मालूम है तो f की वैल्यू भी साइन के साथ पुटअप कर दो, तो हमको इमेज डिस्टेंस जो है वो साइन के साथ मिल जाएगा। यानी तीन में से जो भी दो चीज़ें हमको मालूम होगी वो साइन के साथ पुट कर देंगे, तो तीसरी चीज़ हमको ऑटोमेटिकली साइन के साथ मिल जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई हो। मैं चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स कि आप पॉज करके ये कॉपी डाउन कर लेंगे, ये पेज कॉपी डाउन कर लेंगे, पॉज करके मैं टाइम देता हूँ आपको। तो अब जो है डियर स्टूडेंट्स, ये जो फार्मूला हमने अभी निकाला है, इसी फार्मूला को मैं अगले पेज पे लिखता हूँ, इसी को मैं आगे लेके चलता हूँ। तो मैं लिख रहा हूँ v इज़ इक्वल टू u इंटू एफ अपॉन u माइनस एफ, वुफ उफ, ठीक। अब मैं क्या कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, ये जो u है उसको LHS में लेके चलते हैं, नीचे चला जाएगा वो, यानी ये हो जाएगा v अपॉन u इज़ इक्वल टू f अपॉन u माइनस एफ, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा अभी जल्दी ही, ठीक है। तो मैं इधर भी माइनस मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया माइनस v अपॉन यू, और इधर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे RHS में तो ये पलटी खा जाएगा, माइनस साइन अंदर भेजेंगे तो
तो वो ऐसा हो जाएगा एफ अपॉन एफ माइनस यू, वो माइनस साइन अंदर चला गया। ठीक, तो बहुत प्यारी बात है ना। अब देखो यही चीज़ हमारी क्या है स्टूडेंट्स, यही तो हमारा मैग्नीफिकेशन, अगर आपको याद होगा, चलो मैं आपको याद दिलाता हूँ। हाँ हाँ जी, ये देखो ये मैग्नीफिकेशन हमारा क्या था, माइनस वी अपॉन यू, ये मैंने आपको बताया था ना स्टूडेंट्स। और देखो ये एफ अपॉन एफ माइनस यू आ गया हमारा, यानी दिस मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस यू भी आ गया। यानी मैग्नीफिकेशन को हमने फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स में लिख दिया। कैसे लिख दिया, ये देखो, ये देखो डिस्टेंस। ठीक है, तो इसी चीज़ को दिस इम्प्लाइज दैट मैग्नीफिकेशन इज नथिंग बट माइनस वी अपॉन यू विच इज़ नथिंग बट एफ अपॉन एफ माइनस यू, दैट्स इट। तो ये मैग्नीफिकेशन को हमने लिख दिया फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स में। ठीक, चलो अब हम दूसरा रूप देखते हैं। अब हम ये वाला फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। कौन सा फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, अब हम ये फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। मैग्नीफिकेशन को फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस के टर्म्स में, फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस के टर्म्स में लिखना चाहते हैं। तो फिर से हम मिरर फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया था कि 1/u को उधर भेजा था। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, 1/v को उधर भेजेंगे। तो आओ देखते हैं क्या होगा। तो पहले मैं शराफत से मिरर फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। तो डियर स्टूडेंट्स, मिरर फार्मूला क्या है हमारा, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, हाँ जी, ये 1/u को इधर रखो और इसको लिखो 1/f माइनस 1/v। तो 1/v को उधर भेज दिया। और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो ये 1/u जो है ये हो जाएगा v माइनस एफ अपॉन v इंटू एफ। एफ इंटू वी बोले या v इंटू एफ बोले, एक ही बात है। और अब मैं ना क्या करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, कुछ नहीं, बस ये जो v है इसको LHS में ले चलो। तो ये LHS क्या हो जाएगा, v अपॉन यू इज इक्वल टू v माइनस एफ अपॉन एफ। अब माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो जब हम माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, लेट्स सी क्या होगा। तो हो जाएगा माइनस, वो हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस v अपॉन यू इज इक्वल टू, और माइनस जब अंदर जाएगा RHS में तो इसको पलटा देगा। तो हो जाएगा f माइनस वी अपॉन एफ। ये बात समझ में आ रही है आपको, और यही तो हमारा मैग्नीफिकेशन है। ठीक, तो दिस इम्प्लाइज दैट मैग्नीफिकेशन क्या आ गया, माइनस वी अपॉन यू विच इज़ इक्वल टू एफ माइनस वी अपॉन एफ। तो ये मैग्नीफिकेशन को किसके टर्म्स में लिख दिया हमने, फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस के टर्म्स में, v के टर्म्स में हमने लिख दिया। तो देखो ये भी मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला है, ये फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म्स में, और ये भी मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस के टर्म्स में। अब इन सब में ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है इन दोनों में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि जनरली क्वेश्चन में हमको फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया रहता है और हमसे मैग्नीफिकेशन पूछते हैं, या नहीं तो मतलब इनमें से कुछ दिया रहता है हमको जनरली। ठीक है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरली हमको इमेज डिस्टेंस मालूम नहीं रहता है। ठीक है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये वाला फार्मूला है। एनीवेज सारे फार्मूला इधर समराइज़ किए हुए हैं। ये रहा सबका समरी डियर स्टूडेंट्स, ये सारे फार्मूला की समरी यहाँ पे आपको दी हुई है, जो आपने कॉपी भी कर लिया है। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ भी है कि ऑलवेज यूज साइन कन्वेंशन वाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, यानी साइन के साथ आपको नॉन क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ पुटअप करनी है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये पूरा का पूरा ट्रांसफर्स यानी लैटरल मैग्नीफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे फार्मूला मैंने अभी आपको डिराइव करके भी दिखा दिए बाय यूजिंग मिरर फार्मूला। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए हम इतना बस करते हैं। अब अगले लेक्चर में हम करेंगे पोस्टमार्टम लॉन्गिट्यूडनल बोले तो एक्सियल मैग्नीफिकेशन का पोस्टमार्टम करेंगे, और कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह भी देखेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आए। तो प्रॉब्लम्स भी हम देखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स अगले लेक्चर के लिए। तब तक मैं विदा चाहूँगा। ओवर एंड आउट। अरे ये आपने कॉपी नहीं किया, अरे कर लो कॉपी कर लो डियर स्टूडेंट्स। पॉज करके ये पेज कॉपी डाउन कर लेंगे, थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ मैं। और प्यारे बच्चों पॉज करके ये पेज भी कॉपी डाउन कर लेंगे, मैं आपको टाइम देता हूँ थोड़ा सा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि ये भी पेज आपने कॉपी डाउन कर लिया होगा।
आज के लिए इतना बस करते हैं।